हेलो एवरीवन। इतिहास विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास की हमारी क्लास लगातार चल रही है और एक तरफ हम मध्य प्रदेश के इतिहास को भी जो है कवर कर रहे हैं। इस मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम टॉपिक कर रहे हैं कि जो भी क्या है मध्य प्रदेश की हमारी रियासतें हैं और इन रियासतों के अंतर्गत जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वह थी किस क्लास पर आधारित है, गोंडवाना क्लास पर जो है आधारित थी, यानी कि गोंडवाना रियासत पर आधारित क्लास थी। और एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में देखा जाए तो लगभग जो है आपकी 6 बड़ी रियासतों को क्या किया गया है, मेंस के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो उन 6 रियासत को जो है हम कर रहे हैं, साथ ही साथ में एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मध्य प्रदेश के अन्य सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए इसके जो है फैक्ट स्तर पर भी बात करें, क्योंकि जब आप कंप्लीटली समझ लेते हैं तो उसमें फैक्चुअल डाटा भी आसानी से जो है क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। चलिएगा, आज की क्लास में हम जो गोंडवाना थी हमने 2 पार्ट में किया था, भाग 1 और भाग 2। यदि वो नहीं देखा हुआ है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों से इतिहास में संबंध अगर बेहतर तरीके से आपको पता है स्थिति, तब आप जो है और अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। आज की हमारी क्लास होगी वह जो है बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत होगी। और देखिएगा, इसे भी समझिएगा, बुंदेलखंड में जो है बहुत सी रियासतें रहती हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये बुंदेलखंड रियासत हम पढ़ने वाले हैं, इसमें मध्य प्रदेश की रियासतों के अंतर्गत जो है बुंदेलखंड की रियासत देखेंगे। और इसको जो है देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, जो है समझ लेंगे, ताकि हमारी जो है स्पष्टता बनी रहे। देखेंगे बुंदेलखंड रियासत को, तो अगर आप मध्य प्रदेश के मानचित्र में थोड़ी सी क्या करें, हम इसकी स्थिति को जानने का प्रयास करें। ये जैसे मैंने क्या किया, मध्य प्रदेश का एक सांकेतिक जो है मानचित्र ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड की स्थिति जो है कहाँ पर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है इधर ये वाला एरिया, खासतौर से यहाँ से लगा करके यहाँ तक का ये एरिया क्या कहलाता है, बुंदेलखंड कहलाता है। और कुछ हिस्सा जो है इसमें उत्तर प्रदेश का भी आता है, तो ये वाला हिस्सा ऐसा मिला लीजिएगा, तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। अब इसमें मध्य प्रदेश में बात करें तो दतिया का क्षेत्र हो जाएगा, कुछ क्षेत्र जो है अशोकनगर का भी आ जाता है, चंदेरी वाला क्षेत्र अशोकनगर का आ जाता है। यहाँ पर जो है ओरछा वाला क्षेत्र आ जाता है, ये छतरपुर रियासत हो जाती है, छतरपुर हो जाता है। और यहाँ पर ओरछा रियासत हो जाती है, पन्ना रियासत हो जाती है। तो इसमें जो मुख्य तौर से हम बुंदेलखंड की रियासत के अंतर्गत जो एक बुंदेलखंड क्या हुआ था, अपने आप में बड़ा राज्य होता था, और उस समय उसमें कई छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें प्रमुख रियासतों की, तो इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं ओरछा रियासत जो है पढ़ेंगे, यहीं से बुंदेला वंश की शुरुआत होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में ओरछा से शुरुआत होती है, यद्यपि अगर दूसरी जगह से देखेंगे तो महोबा क्षेत्र से होती है। इसमें हम पढ़ेंगे चंदेरी रियासत को भी जो है पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। इसमें जो है हम पन्ना छतरपुर राज्य को पढ़ेंगे, पन्ना रियासत को हम जो है इसमें छतरपुर रियासत को भी जो है पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम जो है चंदेरी हो जाएगी, दतिया रियासत को भी जो है इसी के अंतर्गत क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अजयगढ़ रियासत को भी हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। इसके अलावा बात करें तो बिजावर रियासत एक रही है जो बुंदेलखंड के अंतर्गत ही थी, बिजावर रियासत। तो इन सभी रियासतों को जो हम क्या करेंगे, क्रम क्रम से जो है पढ़ने वाले हैं। इनमें से अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात किया जाए परीक्षा की दृष्टि से, तो ओरछा रियासत अपने आप में क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु यहीं पर था। देन इसके बाद में जो है छत्रसाल बुंदेला की जो रियासत रही है वो पन्ना रियासत रही है, तो ये वाला पन्ना छतरपुर एरिया जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी जो है हम क्या करेंगे, एक 2 मार्कर या 7 मार्कर के स्तर पर जो है क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, आज जो है हम क्या करते हैं, किस प्रकार से बुंदेलाओं का जन्म हुआ, किस प्रकार से बुंदेला कौन थे, इनका उद्भव कैसे हुआ, और इन्होंने कहाँ पर शासन किया, कहाँ से आए हुए थे, कैसे नींव रखी, इन सब चीज़ों को जो क्या करते हैं बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा, अब वापस आते हैं। थोड़ा सा मैंने क्या किया है समझाने का, समझना भी क्या है बहुत ज़रूरी है, अन्यथा चीज़ें जो है जब समझ में नहीं आएंगी तो वो ऐसी रटने जैसी हो जाएंगी, तो वो रटने जैसा नहीं हमें करना है। चलिएगा, सबसे पहले देखते हैं परिचय एवं भौगोलिक विस्तार देखते हैं, और लिखा ज़्यादा हुआ है तो हम क्या करेंगे, समझते चलेंगे। जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं उनको क्या करूँगा मैं, जो है बार बार स्मृत करवाऊँगा। जैसे देश के केंद्रीय भाग में स्थित विशिष्ट भूभाग को जो है मध्यकाल में क्या कहा जाता था, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर,
सुदृढ़ स्थापत्य और अदम्य साहस के लिए जो क्या रहा है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है प्रसिद्ध रहा है। आखिर बुंदेलखंड के एरिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें बात करें बुंदेलखंड में जो है कुछ जिले मध्य प्रदेश के आते हैं, कुछ जो है उत्तर प्रदेश के भी शामिल हो जाते हैं। तो हम चूंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमें मध्य प्रदेश का जो है क्या होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। इसमें अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर, सतना, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, इतना क्षेत्र जो क्या होता था उस समय पर जो है मध्यकाल में शामिल होता था। हालांकि जो वर्तमान में बुंदेलखंड के पठार की सीमा मानी जाती है वो दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ठीक है, और छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी जिला मान लिया जाता है। तो ये जो है मोटे मोटे तौर पर ये मानते हैं। हालांकि उस समय पर जो बुंदेलखंड रियासत थी वो इतने साम्राज्य जो उसमें क्या होते थे, शामिल होते थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये भी क्या होते थे, बुंदेलखंड राज्य के अंतर्गत ही क्या होते थे, शामिल होते थे। बुंदेलखंड राज्य की सीमा के रूप में जो है एक श्लोक हमें देखने को मिलता है कि मध्यकाल के संदर्भ में इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सोलर्न की रही न काहू होंस। अगर मेंस में आप क्या करते हैं, ऐसी बुंदेलखंड की सीमा बताने के लिए ऐसी जो है सूक्तियों का प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी प्रभावी हो जाता है। तो आप इनका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यह मध्यकाल की प्रसिद्ध पंक्ति जो है बुंदेलखंड की सीमाओं को क्या करती है, रेखांकित करती है, जिसके अनुसार जो है यह क्षेत्र उत्तर में यमुना, दक्षिण में जो है नर्मदा, पश्चिम में चंबल और पूर्व में टोंस नदी से घिरा हुआ था। अगर आप मध्य प्रदेश के मानचित्र में क्या करेंगे, ये सीमा जो है डिसाइड करने का कोशिश करेंगे तो आप एक सांकेतिक रूप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है यहाँ से अमरकंटक के पठार से निकलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ से इंदौर से क्या निकलती है, चंबल नदी इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से। और इत यमुना, ठीक है, तो यमुना नदी जो है यहाँ से आती है इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये प्रयाग में जो है उत्तर प्रदेश में मिल जाती है गंगा नदी में। और इधर जो है ये टोंस नदी इस प्रकार से जाती है। तो ये वाला जो एरिया माना गया है, ये वाला एरिया मोटा मोटा इस पंक्ति के आधार पर जो है ये बुंदेलखंड का एरिया माना गया है। इत जमुना यानी कि यमुना, उत नर्मदा, दक्षिण में नर्मदा, उत्तर में यमुना और पश्चिम में जो है चंबल और पूर्व में जो है टोंस नदी को क्या किया गया है, भौगोलिक सीमा के रूप में चिन्हित किया गया है। और ये जो कहीं ना कहीं किसके लिए बताया गया है, ये छत्रसाल बुंदेला के साम्राज्य के रूप में क्या किया गया है, इसे बुंदेलखंड को चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिएगा अब जो है हम थोड़ी सी क्या बात करते हैं, जैसे ये यहाँ पर 2 मार्कर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की भौगोलिक सीमाएं क्या थी, तो ये आप बता सकते हो। उसी पंक्ति को जो है पंक्ति लिख दीजिएगा, 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। चलिएगा अब बुंदेला राज्य का जो है उद्भव, ठीक है, बुंदेला राज्य का उद्भव से पहले आप ये देखिएगा कि जो ये बुंदेलखंड वाला एरिया था, कौन सा एरिया, जो बुंदेलखंड वाला एरिया था, जैसे यूँ मान लीजिएगा ये क्या है, आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर जो है किस किसने शासन किया है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसकी पृष्ठभूमि को जो है क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो शुरुआत में जब महाभारत का समय हुआ करता था तो यहाँ पर एक जो है महाजनपद होता था जिसका नाम था चेदी महाजनपद। क्या नाम था, चेदी महाजनपद जो है यहाँ पर हुआ करता था। और यहाँ पर जो है उल्लेख मिलता है कि शिशुपाल जो है यहाँ का क्या हुआ करता था, महाभारत के समय पर शासक हुआ करता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है ये क्षेत्र देखने को मिल जाता है। आगे चल करके यहाँ पर देखेंगे तो पन्ना क्षेत्र में बोधि वंश का भी शासन रहा और ये परिव्राजक वंश और उच्च कल्प वंश जो है पन्ना सतना क्षेत्र में क्या रहे, शासित रहे। कुछ समय के बाद जो है यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में नाग वंश का शासन रहा। किसका रहा, नाग वंश का। और जब और आगे बढ़ेंगे हम राजपूत काल में खास तौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है चंदेलों का क्या रहा, शासन रहा। पूर्व मध्य काल में किसका शासन रहा, चंदेलों का शासन रहा। और चंदेलों के समय पर जो है अनेक मुस्लिम आक्रमण हुए, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हो, चाहे शेरशाह सूरी का आक्रमण हो, चाहे वो इल्तुतमिश का आक्रमण हो। खासतौर से यहाँ पर चंदेलों के समय पर जो बुंदेलखंड में एक फेमस किला था जिसका नाम था कलिंजर का किला नाम था। देन इसके बाद हम देखेंगे जब मुगल यहाँ पर आते हैं तो मुगलों के समय पर जो है मेदिनी राय चंदेरी का शासक हुआ करता था। और यहाँ पर भी 1528 में क्या किया था, बाबर ने जो है आक्रमण किया था। चंदेरी का युद्ध जो है हम पढ़ेंगे।
चंदेरी रियासत के अंतर्गत जो है इसे पढ़ेंगे, या फिर ये जब मुगलों को जोड़कर हम देखेंगे बुंदेलखंड रियासत थे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड में रियासत में यहाँ पर बुंदेलाओं का जो है आगमन हो जाता है। ठीक है, किसका आगमन होता है? यहाँ पर बुंदेला शासन करते हैं, बुंदेला शासन करते हैं। और बुंदेला के बाद में जो है यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, मराठों का जो है शासन हो जाता है। जब छत्रसाल बुंदेला क्या करते हैं, मोहम्मद खां बंगस से जो है अपनी सुरक्षा के लिए मराठों से क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। और इस समझौते के तहत जो है बाजीराव को क्या मानते हैं, अपना एक जो है पुत्र मान लेते हैं। और बाजीराव जो क्या करते हैं, इनका सहयोग करते हैं, लेकिन पुत्र के तौर पर क्या लेते हैं, संपत्ति में जो है इनकी जो भी जितना राज्य होता है वो राज्य क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। छत्रसाल बुंदेला के राज्य को जो है 3 भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में क्या हो जाता है, मराठों का जो है आधिपत्य हो जाता है। और जब मराठे क्या होते हैं, अंग्रेजों से क्या कर लेते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं और उनकी शर्तें स्वीकार कर लेते हैं। कालांतर में जो सहयोग के लिए संधि की हुई थी, अलग अलग ने की हुई थी, हालांकि पूना की संधि हुई थी, ग्वालियर की संधि हुई थी, मंदसौर की संधि हुई थी। तो मराठे जब क्या होते हैं, अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर किसका आधिपत्य आ जाता है, अंग्रेजों का जो है अधीन हो जाता है। और अंततः जो है क्या होती है, हमारी आज़ादी होती है। और आज़ादी से पहले भी देख सकते हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति के पूर्व यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था 1842 में, जिसे हम क्या कहते हैं, बुंदेला विद्रोह कहते हैं। ये सभी जो है आपको पढ़ना है भाई। और देन इसके बाद में जो है जब आज़ादी हो जाती है, तो आज़ादी के बाद जो है एक बुंदेलखंड राज्य जो है बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बुंदेलखंड राज्य बनाया जाता है। और 1956 में क्या किया जाता है, इस बुंदेलखंड राज्य और बघेलखंड राज्य और भोपाल स्टेट और बाकी जितनी भी रियासतें होती थी उन सबका विलय करके जो है एक संगठित प्रॉपर जो है मध्य प्रदेश बन करके आता है। तो ये क्या था, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था किस प्रकार से बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास हुआ। और इस बुंदेलखंड को जो है एक समय पर हम चंदेल वंश, चूंकि प्राचीन काल में जो है हम कर चुके हैं, जब मध्य प्रदेश के राजवंश कर रहे थे, तो इसलिए मैं इसमें चंदेल वंश जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। चंदेल वंश हम पहले कर चुके हैं। इसे जेजाक भुक्ति का जो इस प्रदेश को क्या कहते थे, ये पूरे प्रदेश को जेजाक भुक्ति का जो है क्षेत्र कहा जाता था। ये जेजाक भुक्ति ही कहा जाता था, जो कि चंदेल राजा जेजा के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। तो इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं बुंदेलाओं की। आखिर ये बुंदेला कौन थे और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, और बुंदेलखंड की ये ओरछा रियासत और जो अन्य क्षेत्रों में कैसे ये यहाँ पर आ गए। चलिएगा अब देखते हैं। ये जो है हमने क्या किया, ये सीमा के संदर्भ में देखा। अब बुंदेलों का हम क्या देखते हैं, उद्भव देखते हैं, और ये किस प्रकार से जो है इनका उद्भव हुआ इसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिएगा, अलग अलग मान्यता जो हमें देखने को मिलती है। प्राचीन काल में बुंदेला जो है ठाकुरों का उद्भव अयोध्या के राजा रामचंद्र देव के पुत्र लव से जो है माना जाता है। तो भगवान राम के जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था लव, उनके जो वंशज हैं उन्हीं को जो है क्या माना है, कुछ इतिहासकारों ने जो क्या माना है, बुंदेला माना है। 8वीं शताब्दी में जो है इन्होंने क्या किया, काशी के राजा जो एक हुआ करते थे जिनके नाम था कर्णराज। क्या नाम था, कर्णराज। और कर्णराज ने क्या किया, अपने घर की समस्याओं के निवारण के लिए एक काशी में जो है विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उनके वंशज क्या कहलाए, गृह निवार कहलाए, और जो आगे चल करके कहे क्या बन गए, अपभ्रंश होकर के गाहिरवार बन गए। क्या बन गए, गाहिरवार बन गए। तो इस प्रकार से बुंदेलों का संबंध गाहिरवार से भी माना जाता है। गाहिरवार वंश के जो एक राजा हुए जिनका नाम था पंचम बुंदेला। क्या नाम था, पंचम बुंदेला। और पंचम बुंदेला के जो पुत्र हुए उनका नाम था वीर बुंदेला। इस वीर बुंदेला ने क्या किया, मऊ महोनी क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है झांसी के आसपास से, मऊ महोनी क्षेत्र में क्या किया, सर्वप्रथम जो है अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो जो काशी के राजा थे कर्णराज, और कर्णराज के जो वंशज हुए उन्हें क्या कहा गया, गहिरवार वंश कहा गया। और इस गहिरवार वंश में जो है पंचम बुंदेला के जो पुत्र हुए उनका नाम क्या था, वीर बुंदेला। और वीर बुंदेला ने क्या किया, मऊ महोनी क्षेत्र में जो है बुंदेला वंश की नींव रखी। ये मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। एक अलग मान्यता है कि बुंदेला ठाकुरों द्वारा जो है विंध्य क्षेत्र के भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित करने के कारण इन्हें क्या कहा गया, विंध्येला कहा गया। और जो कालांतर में यही शब्द रूपांतरित होकर के क्या हो जाता है, बुंदेला बन जाता है। तो मोटे तौर पर हमारे पास में जो है कितनी मान्यताएं हैं,
जो है इनका संबंध किससे माना जाता है, भगवान राम के जो है वंशज के रूप में माना जाता है, या यूं कह सकते हैं सूर्यवंशी राजपूत भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान जो राम थे वह क्या थे, सूर्यवंश में जो है जन्मे हुए थे। तो कर्णराज वाला जो है आप ये गहेरवार से संबंध है इनका क्या कर सकते हैं, एक मतलब बता सकते हैं कि जो गहेरवार वंश था, गहेरवार वंश, इस गहेरवार वंश में जो है एक आगे चल करके कर्णराज के वंशजों में जो है पंचम बुंदेला नाम के जो है शासक हुए। कौन, पंचम बुंदेला। और पंचम बुंदेला के जो पुत्र हुए जिनका नाम क्या था, वीर बुंदेला। ठीक है, और इन्हीं वीर बुंदेला साहब ने क्या किया, वीर बुंदेला ने जो क्या किया, यहाँ पर जो है मऊ महोनी क्षेत्र में राज्य स्थापित किया। ठीक है, अब थोड़ी सी जो है समझिएगा, वीर बुंदेला ने क्या किया, वीर बुंदेला ने जो है क्या करी, बुंदेला राज्य की जो है या बुंदेला वंश की जो है क्या रखी, नींव रखी। अब जब बुंदेला वंश की नींव रखी तो इनके जो क्या थे, तीन पुत्र हुआ करते थे। एक का नाम था अर्जुन पाल, ठीक है, एक का नाम था अर्जुन पाल, एक का नाम था दयापाल और एक का नाम था सोहन पाल। ठीक है, ये तीन जो है क्या होते थे, इनके बेटे होते थे। जब वीर बुंदेला की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो अर्जुन पाल क्या कर लेता है, मऊ महोनी में जितनी भी इनकी संपत्ति थी वो क्या कर लेता है, हड़प लेता है। आगे चल करके ये दयापाल और सोहन पाल ये दोनों क्या जाते हैं, ओरछा में जो है आगे ओरछा में एक राजा हुआ करता था, उस राजा के पास में जो है सहयोग मांगने के लिए जाते हैं कि हमारा भाई जो है हमारी संपत्ति नहीं दे रहा है, हमारा सहयोग कीजिएगा। तो ओरछा के जो है उस समय पर इसे ओरछा नहीं कहते थे, गढ़कुंडार राज्य कहा जाता था। यहाँ पर जो है हुरमत सिंह खंघार का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था, हुरमत सिंह जो है खंघार का शासन हुआ करता था। इस व्यक्ति ने क्या किया, इनको मना कर दिया और यूं मान लीजिएगा कि अपमानित कर दिया, जैसा भी हो। तो इनको जो है क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, इससे गुस्सा हो जाते हैं गढ़कुंडार के शासक से। आगे चल करके ये व्यक्ति क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, तीन कुरी के ठाकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीन कुरी के ठाकुर कहा जाता है। और ये मिल करके क्या करते हैं, ये हुरमत सिंह खंगार को जो है यहाँ से क्या करते हैं, अपदस्थ कर देते हैं। और गढ़कुंडार राज्य में जो है यानी कि ओरछा में जो क्या की जाती है, बुंदेला वंश की नींव रखी जाती है। ठीक है, आगे चल करके इसके और डिस्कस करते हैं। तो एक मान्यता है कि गहेरवार वंश के जो है वंशज हैं, और जो पंचम बुंदेला हैं इन्हें क्या कहा जाता है, बुंदेलों का आदि पुरुष कहा जाता है या प्रथम पुरुष कहा जाता है, ऐसा मान सकते हैं। और ये जो विंध्य क्षेत्र में निवास करने के कारण इन्हें क्या कहा गया, एक मान्यता ये है कि विंध्येला कहा गया। बाद में यही विंध्येला जो है रूपांतरित होकर क्या बन गया, बुंदेला बन गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक किंवदंती है, हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण से स्वीकार नहीं करते हैं, कि इनकी जो है एक कुल देवी हुआ करती थी, कुल देवी हुआ करती थी। उन्होंने अपने जो है इस कुल देवी को जो है, शायद बिंद्रवासिनी जो है कुल देवी थी इनकी, उनमें क्या करते हैं, खून की बूंद जो है क्या करते हैं, अपने रक्त निकाल के जो है बूंद बूंद क्या करते हैं उसमें अर्पित करते हैं, खून की बलि देते हैं। तो उससे क्या बना हुआ है, बुंदेला शब्द बना हुआ है। शायद कुछ भी हो, तो आपको जो है क्या करना है, किंवदंती को छोड़िएगा। ये जो है एक ये जो है मत लिख सकते हैं आप मेंस वगैरह में, और एक जो है ये मत लिख सकते हैं यदि उद्भव के बारे में पूछता है, उत्पत्ति के बारे में पूछता है। चलिएगा जस्ट मिनट। तो यहाँ तक जो है हम क्या किया, देख लिया। आगे अब देख लेते हैं कि बुंदेला राज्य की जो है स्थापना से पूर्व की कहानी देख लेते हैं कि जब यहाँ पर बुंदेला राज्य स्थापित नहीं हुआ था तो बुंदेलखंड में क्या क्या चल रहा था, यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, इनको भी क्या करते हैं एक बार जो है देखते हैं। जब इनकी बात की जाती है कि पूर्व में क्या था, 14वीं शताब्दी से पूर्व जो है इस संपूर्ण क्षेत्र पर किसका शासन था, चंदेल वंश का शासन था, जिनकी राजधानी जेजाक बुक्ती या खजुराहो थी। चंदेलों के पतन काल में सर्वप्रथम जो है पृथ्वीराज चौहान द्वारा चंदेल शासक परमल देव पर जो है अपना आक्रमण किया गया। और ये आक्रमण जो हुआ था ये कब हुआ था, 1182 में जो है पृथ्वीराज चौहान का जो क्या हुआ था, यहाँ पर आक्रमण हुआ था। और थोड़ी सी और समझिएगा, जब ये पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर आक्रमण होता है तो इस समय पर जो आई थिंक हुरमत सिंह खंगार, या यूँ मानिएगा कि यहाँ के जो भी शासक थे, कहाँ के, गढ़कुंडार के, ठीक है, जब गढ़कुंडार के जो भी राजा थे या छोटे मोटे जो भी लोग थे, इन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान का जो है पुरजोर समर्थन किया था और उसकी सेना में जो है काम करते थे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो क्या किया गया था, यह क्षेत्र जो है इनको जो है एक मतलब जागीरदार के तौर पर दिया गया था। वहीं से जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर खगार वंश का जो है शासन हो जाता है।
तो परमार्द देव पर जो क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं। आक्रमण कर जो महोबा के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और जो भी इनके सामंत वगैरह थे उन्हें यह क्षेत्र दे दिया। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ पर पहले चंदेलों का शासन हुआ करता था, जिसे पृथ्वीराज चौहान द्वारा क्या किया गया, कमजोर किया गया, यूं कहिए गया, खत्म किया गया। पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो है 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जो है कलिंजर किले पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और इस समय पर ऐसा कहते हैं कि परमार देव द्वारा जो है क्या कर ली गई थी, आत्महत्या कर ली गई थी। 1231 में यहाँ पर इल्तुतमिश ने क्या किया, पुनः कलिंजर पर आक्रमण किया और चंदेल सत्ता को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। 1247 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने कलिंजर पर क्या किया, आक्रमण कर उसे लूटा। 1493 में जो है सिकंदर लोधी द्वारा बुंदेलखंड के नरवर एवं चंदेरी के भागों पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। और 1528 ईस्वी में जो है बाबर द्वारा चंदेरी पर आक्रमण कर मेदिनी राय को पराजित कर दिया गया और संपूर्ण बुंदेलखंड पर जो है मुगलों का क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। 1530 में जो है हुमायूं द्वारा कलिंजर के किले पर आक्रमण किया गया, परंतु एक संधि के बाद जो है वापस लौट जाता है कुछ पैसा मिलने के बाद। 1545 में यहाँ पर शेरशाह सूरी द्वारा भी क्या किया गया था, कलिंजर किले पर आक्रमण किया गया था। और इसी अभियान के दौरान 22 मई 1545 को उक्का नामक, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र यानी कि एक मिसाइल का हिस्सा चलाते समय जो है शेरशाह सूरी की जो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये MPPSC 2019 का प्रीलिम्स का जो है क्वेश्चन है कि वो कौन सा यंत्र का नाम क्या था, इसमें जो है शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो उक्का नाम का वो यंत्र था। तो यहाँ पर जो है शुरुआत में चंदेलों का शासन था और चंदेलों के शासन को जो है कमज़ोर करने के लिए, यूँ कहिएगा कि यहाँ पर लूटपाट करने के लिए लगातार मुस्लिम आक्रमण हुए। मुस्लिम आक्रमण का क्रम है। चलिएगा अब जो है थोड़ी सी ये प्रश्न को देखिएगा कि जैसे आपसे कहता है बुंदेला राज्य की स्थापना में तात्कालिक सहायक परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न ये कहता है कि जो ये बुंदेलखंड राज्य है, यहाँ पर जो बुंदेलों ने क्या किया, अपना नींव रखी या स्थापना की। अगर यहाँ पर कोई बड़ा राजा होता, ताकतवर राजा होता, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है कोई और शासन ना कर पाता, बुंदेला ना आ पाते। तो कौन सी ऐसी जो है परिस्थितियाँ थी जो इनको क्या किया, सहयोग किया कि यहाँ पर बुंदेला राज्य जो है ये स्थापित कर सके। तो वो परिस्थितियाँ ये है कि बुंदेला राज्य की स्थापना और उदय के पीछे जो है निम्नलिखित परिस्थितियाँ क्या हुई, सहायक सिद्ध हुई। जैसे चंदेल सत्ता का प्रभाव, आप जानते हैं कि यहाँ पर चंदेलों ने शासन किया और लगातार मुस्लिम आक्रमण के चलते, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के चलते चंदेलों का क्या हुआ, सत्ता जो है कमजोर हो गई। मध्यकाल में बुंदेलखंड के प्रमुख केंद्र महोबा, कलिंजर और अजयगढ़ चंदेलों के अधीन थे, जो निरंतर दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण क्या हो गए, बेहद कमजोर हो गए। जब चंदेल कमजोर हो गए तो बुंदेलों को जो क्या मिला, एक अवसर मिला कि अब जो है राज्य स्थापित कर सकते हैं। भौगोलिक सुरक्षा, बुंदेलों ने जो है मऊ महोनी के दुर्गम पहाड़ी एवं वनीय क्षेत्रों में खुद को स्थापित किया, जिससे वो मुस्लिम शासकों की सीधी नज़र रख सकते थे और उनसे जो है उनकी डायरेक्ट नज़रों से बच सकते थे। योग्य शासकों का नेतृत्व, चंदेलों के पतन और बाहरी आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाकर योग्य बुंदेला शासक ने क्या किया, बिखरे क्षेत्र को संगठित किया। तो ये वो सिचुएशन थी, परिस्थितियां थी जिनके कारण क्या हो सका, बुंदेला राज्य जो है स्थापित हो सका। 7 मार्कर के लिए जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से लिख सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता हूं अब जो है ओरछा राज्य की स्थापना क्या होती है। अभी आपने समझा, जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं कि अर्जुन पाल बुंदेला के जो है 3 पुत्र थे। हमने वहां पर समझा था कि एक व्यक्ति था कौन, पंचम बुंदेला, और पंचम बुंदेला का पुत्र कौन हुआ, वीर बुंदेला, और वीर बुंदेला का आगे चल करके पुत्र कौन हुआ, अर्जुन पाल हुआ। कौन हुआ, अर्जुन पाल हुआ। और अर्जुन पाल के जो है 3 पुत्र हैं। ठीक है, मैंने वहां पर शायद अर्जुन पाल का नाम नहीं बताया है। अर्जुन पाल के जो है 3 पुत्र हैं। अर्जुन पाल बुंदेला के जो है 3 पुत्र थे। कौन कौन से, वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। ठीक है, तो ये 3 पुत्र हुए इनके, वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। अर्जुन पाल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल को जो है मऊ महोनी का क्या किया, क्षेत्र का जो है शासक नियुक्त किया। गद्दी पर बैठते ही वीरपाल ने अपने दोनों भाइयों सोहनपाल और दयापाल को क्या किया, राज्य से निष्कासित कर दिया। अब सोहनपाल और दयापाल क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना भाई, परिवार है,
तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। राजा महाराजा के राजकुमार हैं तो कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि सोहनपाल और दयापाल जो दोनों भटक रहे थे कि भाई हमारा हिस्सा दे दे, लेकिन वो नहीं दे रहा था, भगा दिया था, भागो यहाँ से। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। निष्कासन के बाद जो है सोहनपाल ने क्या किया, गढ़कुंडार के खंगार शासक हुरमत सिंह से अपने भाई के विरुद्ध सैन्य सहायता मांगी। क्या मांगी, सैन्य सहायता मांगी। किससे, हुरमत सिंह से। अब हुरमत सिंह कौन है, ये गढ़कुंडार का शासक है। ये गढ़कुंडार राज्य कहाँ पर है, जिसे आप क्या कहते हैं, ओरछा वर्तमान में कहते हैं, ये वही राज्य है गढ़कुंडार। ठीक है, तो मऊ महोनी क्षेत्र में अपना हिस्सा वापस लेने के लिए गढ़कुंडार के शासक हुरमत सिंह से क्या करते हैं, अपने भाई के विरुद्ध सैन्य सहायता मांगते हैं। कौन, जो दो छोटे भाई है, सोहनपाल और दयापाल। परंतु हुरमत सिंह ने अपमानजनक टिप्पणी की। इससे जो है क्रुद्ध होकर सोहनपाल ने जो है पवाया के शासक पुण्यपाल, ध्यान रखिएगा ये तीन कुरी के ठाकुर कौन कौन से हैं, पवाया के शासक जो है पुण्यपाल परमार तथा साहेबाद के शासक मुकुटमणि धंधेरा से क्या किया, गठबंधन किया। एक क्या बनाया, तीन कुरी का जो है गठबंधन बनाया। एक तरफ कौन है, पवाया के पुण्यपाल हैं, और एक तरफ कौन है, मुकुटमणि के जो है धंधेरा ठाकुर हैं, और एक तरफ कौन हो जाएंगे, ये बुंदेला हो जाएंगे, सोहनपाल और दयापाल। इसे क्या कहते हैं, तीन कुरी के ठाकुर। 2 नंबर में प्रश्न जो है बन सकता है। अब ये जब तीन कुरी के ठाकुर हो जाते हैं, इसकी क्या करी, एक मतलब ये गठबंधन या राज्य मिलकर के जो है क्या किया, गठबंधन तैयार किया, और इन सब ने मिलकर के खंगार शासक जो है हुरमत सिंह को युद्ध में पराजित कर मार डाला और एक नए राज्य की जो है नींव रखी। इतिहास में बुंदेले परमार तथा धंधेरे ठाकुरों की जो है इस प्रसिद्ध त्रिदलीय ऐतिहासिक गठजोड़ को क्या कहते हैं, तीन कुरी के ठाकुर के नाम से जाना जाता है। सोहनपाल के बाद जो है सहजेंद्र, नानक देव, पृथ्वीराज, रामचंद्र, मेदिनीपाल, अर्जुन देव, मलखान सिंह बहुत से शासक गढ़कुंडार में बने। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओरछा के बुंदेला वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो आप क्या जवाब देंगे, सोहनपाल बुंदेला द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, सोहनपाल बुंदेला द्वारा रखी गई थी। और सोहनपाल बुंदेला के बाद क्या हुए, ये छोटे छोटे शासक हुए। लेकिन इनके बाद जो है आपको सीधे से क्या ध्यान रखना है, रुद्र प्रताप बुंदेला का नाम ध्यान रखना है। सोहनपाल के जो बाद में छोटे शासक कई हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शासक है वो कौन है, रुद्र प्रताप बुंदेला जो है शासक हुए। उनको आगे चल करके देखते हैं। तो क्या आपको यहाँ पर समझ में आया कि बुंदेला वंश की नींव जो है मूल रूप से कहाँ रखी गई थी, ध्यान रखना। अगर बुंदेला वंश मूल रूप से पूछे तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, मऊ महोनी क्षेत्र में जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, मऊ महोनी क्षेत्र में स्थापित हुआ था। परंतु अगर मध्य प्रदेश में जो बुंदेला वंश पूछे, यानी कि ओरछा के बुंदेला वंश की अगर पूछे, या गढ़कुंडार, और शुरुआत में ओरछा में बुंदेला राज्यों ने शासन नहीं किया, कहाँ पर किया, गढ़कुंडार में किया। और ये ओरछा जो राज्य है इसकी स्थापना भी आगे चल करके रुद्र प्रताप बुंदेला करेंगे। कौन करेंगे, रुद्र प्रताप बुंदेला करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, इसे क्या कर सकते हैं आप जो है एक मतलब समझ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं इसे। तीन कुरी के ठाकुर, ऐसा ही लिखा आएगा, सिर्फ इतना ही लिखा आएगा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तीन कुरी के ठाकुर कौन है, खंगार शासक हुरमत सिंह के विरुद्ध जो है सोहनपाल बुंदेला, पुण्यपाल परमार जो पवाया के थे, और मुकुटमणि धंधेरा जो साहेबाद के थे। इनके मध्य जो है क्या है, एक ऐतिहासिक गठबंधन है। और इन्होंने क्या किया, इन्हीं को तीन कुरी के ठाकुर कहते हैं। और ये कह सकते हैं कि इन्होंने मिलकर के क्या किया, गढ़कुंडार के हुरमत सिंह को क्या किया, अपदस्थ किया, और बुंदेला वंश की नींव में जो है सहायक हुए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब जो है ओरछा के जो है प्रमुख शासक देखते हैं। तो यहाँ तक आपको क्या पता चला, यहाँ तक जो है आपको ये समझ में आया कि बुंदेला वंश जो है कैसे बना, और कैसे मऊ महोनी में स्थापित हुआ, और मऊ महोनी से किस प्रकार से जो है गढ़कुंडार में आया। और गढ़कुंडार में आपने देखा कि पहला शासक कौन हुआ, तो आप कहेंगे सोहनपाल बुंदेला जो है क्या हुआ, गढ़कुंडार में जो है प्रथम शासक हुआ। और सोहनपाल बुंदेला के बाद में जो है कई छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कौन सा शासक है, ये रुद्र प्रताप बुंदेला का नाम ध्यान रखना है। चलिएगा देखते हैं रुद्र प्रताप बुंदेला साहब को। मलखान सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र जो है रुद्र प्रताप बुंदेला क्या बनता है, ओरछा का या गढ़कुंडार का। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे ओरछा का प्राचीन नाम या मूल रूप से बुंदेला वंश कहाँ स्थापित हुआ था, तो गढ़कुंडार में हुआ था, बाद में ओरछा बना था ये।
रुद्र प्रताप बुंदेला जो है शासक बनता है। अब रुद्र प्रताप बुंदेला ने क्या क्या कार्य किया, ध्यान रखना। इन्होंने जो है ओरछा की स्थापना की। इन्होंने 3 अप्रैल, फिक्स डेट ध्यान रखना है, 3 अप्रैल 1531 को क्या किया, ओरछा की स्थापना की। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे जो है सुरम्य तट पर जो है बुंदेलों की नवीन राजधानी ओरछा की क्या रखी, नींव रखी। यहीं से ओरछा राजवंश की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़े किला की नींव रखी गई थी और उसी किला में फिर बाद में जो है उनका कार्यालय, सरकारी कार्यालय बनाया गया था। आगे देखते हैं, इन्होंने जो है ओरछा को सर्वप्रथम एक सुदृढ़ सैनिक छावनी के रूप में क्या किया, विकसित किया, जबकि प्रशासनिक कार्य जो है गढ़ कुंडार से ही क्या किए, संचालित होते रहे। इनका जो है शासनकाल उत्तर भारत में लोधी वंश के पतन तथा मुगल वंश के उदय का संधि काल था। दिसंबर 1531 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना कि ओरछा की जो है नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो ध्यान रखना रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा। कब, 1531 में जो है इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिएगा, अभी हालांकि पूरी तरीके से राजधानी नहीं बनाई हुई थी इन्होंने, लेकिन नींव रख दी हुई थी। रुद्र प्रताप के बाद जो है शासक बने भारती चंद के काल में ओरछा को जो है पूर्ण रूप से बुंदेलखंड की आधिकारिक राजधानी क्या किया गया, बनाया गया। भारती चंद बुंदेला जो है जो शासक हुए, उन्होंने कुछ स्थापत्य भी बनवाए। ओरछा का प्रसिद्ध जो है दुर्ग, ओरछा का किला जो है इन्होंने पूरा करवाया। परकोटा का निर्माण करवाया। राज मंदिर और रानी का महल जो है, सुरक्षा दीवार इत्यादि का इन्होंने क्या किया, ये ओरछा के अंदर जो है ये भवनों का निर्माण करवाया। तो इनमें से कम एक दो को आपको ध्यान रखना है। जैसे ओरछा का दुर्ग पूर्ण करवाया, ऐसा याद कर सकते हैं। रानी का महल और राज मंदिर भी जो है इन्होंने ओरछा में बनवाए हुए थे। भारती चंद बुंदेला जो है राजनीतिक सूझबूझ कैसी दिखाते हैं। दिल्ली की गद्दी के लिए जब हुमायूं और शेर शाह सूरी में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तब भारती चंद ने इस अराजकता का लाभ उठा करके जो है संपूर्ण बुंदेलखंड पर अपना स्वतंत्र अधिपत्य क्या कर लिया, सुदृढ़ कर लिया। कलिंजर के युद्ध के समय इन्होंने चंदेल शासक कीरत सिंह की जो है सहायता हेतु अपने भाई मधुकर शाह को जो है सेना सहित भेजा था। बाद में इन्होंने जो है सूर साम्राज्य कहाँ पर था, ये जौनपुर में शासन कर रहा था। सूर साम्राज्य के इस्लाम शाह सूर द्वारा जीते गए जतारा जो टीकमगढ़ को जो है पुनः जीत कर उसका नाम बदल दिया। तो कह सकते हैं कि जब कलिंजर में जो है मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जो कि चंदेल, यहाँ पर कीरत सिंह चंदेल का जो है शासन था, तो कीरत सिंह चंदेल की सहायता करने के लिए जो है भारती चंद बुंदेला ने मधुकर शाह के नेतृत्व में क्या भेजी हुई थी, सेना भेजी हुई। देखिएगा, मेंस में जब जो है आपको लिखने के आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंटों को छोटे छोटे रूप में जो है तोड़ सकते हैं। ये तोड़ना आना चाहिए, हर बात जो है नहीं बताई जा सकती, बहुत सारा कंटेंट है। आप भी जो क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिएगा और तोड़ करके छोटे छोटे पॉइंट में जो है, क्योंकि जब मेंस में लिखते हैं ना, वही जब ऐसा गद्यांश लिख दिया जाता है, पैराग्राफ में लिख देते हैं, तो पढ़ने में जो क्या हो जाता है, आसान नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें जो है क्या बोरियत महसूस होने लगती है। तो एग्जामिनर जो है इतना गौर नहीं करता। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट स्पष्ट जानकारी लिखते हैं छोटे शब्दों में जो है, बहुत आदमी के पास में या किसी व्यक्ति के पास में, आजकल व्यक्ति जो है ज़्यादा नहीं सुनना चाहता है आपको, चाहे इंटरव्यू में हो चाहे कहीं पर भी हो। आप जो है अपनी बात जितनी कम समय में बोल पाएंगे सटीक तरीके से, उतना ही बेहतर आपको जो क्या माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। तो ऐसे ही मेंस में आपको क्या करना है, प्रदर्शन करना है। याद रखना, मेंस जो है एक मेंस लिखना या मेंस की स्किल सीख लेना अपने आप में जो ध्यान रखना, सिविल सर्विस एग्जाम का जो है आधा पड़ाव जो है क्या कर लेना होता है, पूरा करना होता है। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 20% से ज़्यादा नहीं होता है। और मेंस की तैयारी कर लेना, ये अपने आप में क्या हो जाती है, 85% जो है तैयारी कंप्लीट हो जाती है। सिविल सर्विस एग्जाम का जो अधिकांश हिस्सा होता है वो मेंस होता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। और मेंस जितना बेहतर करेंगे ना, उतना ही अच्छा है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ मेंस के दम पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू में ध्यान रखना, सामान्य लोगों की जो है वहाँ तक जो चलिएगा, थोड़ी सी सीमाएं हैं बोलने की, यहाँ पर कभी जो है ऑफलाइन में बोलेंगे। चलिएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो राजनीतिक सूझबूझ से क्या किया इन्होंने, जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो उस समय पर संपूर्ण बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। और जब कलिंजर में जो है इन्होंने क्या किया, जब मुगलों का या शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ, तो उस समय पर कीरत सिंह की क्या किया, सहायता किया। तो ये जो क्या कहेंगे आप, जो इनकी कूटनीति कहेंगे, क्या कहेंगे, कूटनीति कहेंगे। ये किसकी कूटनीति है, भारती चंद बुंदेला की।
चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और ये 7 नंबर का प्रश्न जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ओरछा राजवंश के जो है मजबूत करने में या सुदृढ़ीकरण करने में जो है भारती चंद बुंदेला का योगदान को रेखांकित कीजिएगा। क्या योगदान दिया था भारती चंद बुंदेला ने ओरछा राज्य को मजबूत करने में? तो इन्होंने ये योगदान दिया था कि सबसे पहले इन्होंने राजधानी परिवर्तन किए थे। इनके समय में जो है ओरछा को जो है पूर्ण रूप से क्या किया गया, बुंदेला वंश की जो है आधिकारिक राजधानी घोषित कर दिया गया। इन्होंने जो है कुछ स्थापत्य का विकास किया। इन्होंने सैन्य सुरक्षा हेतु जो है ओरछा दुर्ग को कंप्लीट करवाया, सुरक्षा प्राचीर बनवाई यानी कि सुरक्षा दीवार बनाई, जैसे सहार पनाह भी कहा जाता है, भव्य राज मंदिर व रानी के महल का निर्माण करवाया। और जब ऐसी चीज़ें निर्मित होती हैं, बड़े बड़े किला महल स्मारक निर्मित होते हैं, तभी जो है एक असली राजा की पहचान होती है। सिर्फ शासन कर लेने से क्या है, कुछ नहीं होता है। तो इससे जो क्या हुआ, एक राज्य की जो है विरासत बनी और लोगों के जो है यहाँ पर आस्था का केंद्र बना। और आज भी जो है से ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या के रूप में जाना जाता है। हालांकि अभी मधुकर शाह के योगदान को देखेंगे। साम्राज्य विस्तार व संप्रभुता, तो इन्होंने जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के संघर्ष का जो है मौका पा करके क्या किया था, संपूर्ण बुंदेलखंड में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। साथ ही साथ में जो है सूरी शासकों द्वारा छीने गए जतारा क्षेत्र को जो है पुनः क्या कर लिया था, जीत लिया था। और एक जो है मतलब कीरत सिंह चंदेल को जो है एक सैन्य सहयोग भी जो है दिया हुआ था। तो ये जो है क्या है, ओरछा राज्य को मजबूत करने में इनका कुछ प्रमुख योगदान है। देखिए जरूरी नहीं कि आप ज्यों का त्यों लिख दें, ये एक मतलब लिखने के तरीका है, इसके अंतर्गत ये पॉइंट आ सकते हैं। आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये अंतिम सत्य नहीं है कि ये 100% सही है। इसमें भी जो है आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मुझे कॉपी चेक करने का अवसर मिले और इसे नंबर देने की मैं बात करूँ तो मैं इसमें अधिकतम जो है 4 नंबर से क्या है ज़्यादा नहीं दूंगा। आपको अगर 4.5 चाहिए तो एक निष्कर्ष भी क्या करना होगा, आप तैयार करना होगा और थोड़ा सा और जो है वो करना होगा, क्योंकि इतने में जो है शब्द सीमा कंप्लीट नहीं होगी। ये पॉइंट छोटे कर सकते हैं और उसकी जगह पर और आप जो है कम से कम 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 1-2 पॉइंट जो है और बढ़ा सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, मधुकर शाह बुंदेला की। आपने शुरुआत में देखा कि सोहनपाल बुंदेला क्या रखते हैं, मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश की क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। और सोहनपाल बुंदेला जो है गढ़कुंडार में शासन करते रहते हैं। इनके बाद में जो है छोटे छोटे शासक रहते हैं और रुद्र प्रताप बुंदेला क्या बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, एक शासक बनते हैं। और रुद्र प्रताप बुंदेला ने जो है एक जो कार्य किया कि ओरछा को जो है अपने दुर्ग के रूप में निर्मित किया या नींव रखी, राजधानी के रूप में क्या रखी, नींव रखी और उसे सैन्य छावनी के रूप में कन्वर्ट किया। रुद्र प्रताप के जो उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था क्या, भारती चंद बुंदेला। क्या नाम था, भारती चंद बुंदेला जो नाम था। भारती चंद बुंदेला ने क्या किया कि उस राजधानी को जो पूर्ण करवाया, किले का पूरा निर्माण करवाया, कुछ स्थापत्य करवाया, अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए कलिंजर में सहायता भेजी, संपूर्ण बुंदेलखंड को स्वतंत्र मतलब अधिकार कर लिया। तो ये जो है अभी तक का हुआ। अब भारती चंद का जो है पुत्र होता है जिसका नाम है मधुकर शाह। ठीक है, मधुकर शाह ध्यान रखिएगा मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। किसके समकालीन था, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। और एक बता दूं कहानी, अकबर ने जो है 1570 या 72 के आसपास में जो क्या किया था, नागौर दरबार का आयोजन किया था। क्या किया था, नागौर दरबार का आयोजन किया था। और इससे नागौर राजस्थान में है, वहाँ पर एक दरबार लगाया था और कहा था हिंदुस्तान के जो भी राजा इस दरबार में नहीं आएंगे इसका मतलब ये होगा कि वो अकबर से युद्ध करना चाहते हैं। और इस दरबार में जो है कई लोग नहीं पहुंचे हुए थे, उनमें से एक लोग है कौन, मधुकर शाह जो है इस दरबार में नहीं गया था। भारती चंद के पश्चात उनके भाई मधुकर शाह जो है गद्दी पर बैठे। इन्होंने सिरोंज, ग्वालियर, नरवर पर जो है आक्रमण किया और ओरछा राज्य का जो क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, जिसके कारण मुगल सम्राट अकबर के साथ जो है इनका क्या हो गया, सीधा संघर्ष भी जो है होना जरूरी था। तो एक तो इन्होंने क्या किया था, नागौर दरबार में नहीं गए थे, दूसरी ओर जो है इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार किया था। तो अकबर से युद्ध जो है इस समय पर हुआ था। और अकबर ने जो है इनके दमन के लिए जब ये नागौर दरबार में नहीं पहुंचे तो गढ़ा के सूबेदार जिनका नाम था सादिक खान, ध्यान रखना ये नाम जो अभी तक पूछा नहीं गया है परीक्षा में, ये शायद पूछ ले कि अकबर ने जो है बुंदेलखंड में जो मधुकर शाह के ऊपर आक्रमण करवाया था वो किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। हालांकि अन्य क्षेत्रों में जैसे मालवा में आक्रमण हुए और
दुर्गावती के ऊपर आक्रमण हुआ, तो जो ये आक्रमण हुए थे तो वहाँ पर तो वो सेनापति पूछे जा चुके हैं। आसफ खान का नाम पूछा जा चुका है, पीर मोहम्मद का नाम, आइन उल मुल्क मुल्तानी का नाम पूछा जा चुका है, ठीक है, पीर मोहम्मद का नाम पूछा जा चुका है। और ठीक है, तो आदम खान का नाम अभी नहीं पूछा गया, तो सादिक खान का नाम आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि बुंदेलखंड में जो आक्रमण हुआ था अकबर के समय पर, वो सादिक खान के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। सादिक खान और आसकरण कछवाहा को क्या किया, इन दो लोगों को भेजा किसके लिए, कि जाओ मधुकर शाह को लाइन से लगा दो। मधुकर शाह ने जो है कूटनीति के नीति अपनाते हुए अकबर से क्या किया, साशर्त जो है क्षमा याचना की और अपने राज्य को जो क्या कर लिया, बचा लिया, यानी कि सुरक्षित कर लिया। यूं कह सकते हैं कि मधुकर शाह ने जो है कोई युद्ध नहीं किया और कूटनीति से जो क्या कर लिया, बिना लड़े ही जो है अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। विशेषता मधुकर शाह के समय की जो एक खास बात है कि माथे पर जो है एक विशिष्ट तिलक लगाने के कारण इन्हें मधुकर शाही तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से जो लंबी तिलक होती है जो माथे पर लगाई जाती है, तो ये वो मधुकर शाही तिलक बुंदेलखंड में आज भी जो है क्या है, ये प्रचलन में है। तो ये मधुकर शाही तिलक ध्यान रखना, एक मधुकर शाह के समय की है। मासिर उल उमरा के लेखक जो है साहबाज खान के अनुसार मधुकर शाह अपनी नीति, साहस और वीरता में जो है पूर्वजों से आगे थे। साम्राज्य विस्तार के कारण वे कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार करते तो कभी जो है पुनः विद्रोह कर बैठते। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ स्थापत्य में जो है मधुकर शाह के समय पर जो है इनकी पत्नी जो है कुंवरी गणेश नाम था, आई थिंक क्या नाम था, कुंवरी गणेश जो है इनकी पत्नी का नाम था। और ये जो है अयोध्या जाती हैं, एक बार कहाँ जाती हैं, अयोध्या जाती हैं, और अयोध्या से जो है रामलला की मूर्ति लेकर के आती हैं, किसकी, भगवान राम की जो है मूर्ति लेकर के आती हैं। और शायद लौटते समय या रात्रि के समय पर जो है ये मूर्ति जो है एक स्थान पर रख देती हैं, अपने मतलब महल में रख देती हैं, और वो मूर्ति जो है दोबारा वहाँ से नहीं उठती है। ठीक है, वो मूर्ति दोबारा नहीं उठती है, इसलिए उसी जो महल था रानी राजा का जो भी महल था, उसी महल को जो है क्या कह दिया गया, राम राजा सरकार का मंदिर कह दिया गया, या वहीं पर जो है राम राजा सरकार का जो क्या बनवा दिया गया, मंदिर बनवा दिया गया। राम राजा सरकार से ध्यान आया भाई कि अभी जो अयोध्या मंदिर पर क्या हुई थी, वो चंदा चोरी हुई थी। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं। अब ठीक है, समझ सकते हैं आप, जहाँ लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचा करके जो है तीर्थ यात्राएं करते हैं। इस तीर्थ यात्राओं से जहाँ एक तरफ जो है देश की अर्थव्यवस्था चलती है, किसी की टैक्सी चलती है, किसी की दुकान चलती है, किसी का रिक्शा चलता है, किसी की बस चलती है, किसी की ट्रेन चलती है, किसी की जो है फलों की दुकान चलती है, किसी की मूर्तियों की दुकान चलती है, किसी की जो है नारियल की दुकान चलती है। यानी कि देश की जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा क्या है, ये धार्मिक तीर्थ यात्रा है। और ऐसी स्थिति में यहाँ से क्या होती है, चोरी होती है, जहाँ लोग जो है 150 रुपये क्या करते हैं, चंदा चढ़ाते हैं, और अपने आस्था के नाम पर कि मतलब कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव के लिए, परंतु जो है वहाँ के ट्रस्ट में जो भी भ्रष्टाचार हुआ हो, तो वहाँ से एक बड़ी राशि की क्या हुई है, चोरी हुई है। अब चलिए इन मुद्दे पर जो है बात नहीं करना चाहिए, वरना भ्रष्टाचार के हज़ारों मुद्दे हैं, फिर चाहे वो ज़मीन घोटाला हो, आप जो है देखते होंगे। वैसे चलिए ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, मधुकर शाह के समय पर ध्यान रखना, राम राजा सरकार का मंदिर जो बना हुआ था किसके समय पर बना हुआ था, ये मधुकर शाह के समय पर ही बना हुआ था, उनकी पत्नी द्वारा जो मूर्ति लाई गई थी। अभी जो है स्थापत्य अगर अलग से देखेंगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा, हालांकि ये हाईलाइटेड पॉइंट है। और ओरछा में जो है इसे मध्य प्रदेश ही क्या कहते हैं, अयोध्या भी कहा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। मधुकर शाह के जो है क्या होते हैं, दो पुत्र होते हैं। क्या होते हैं, मधुकर शाह के दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है राम शाह बुंदेला और दूसरे पुत्र का नाम है वीर सिंह बुंदेला। पहले शासक बनता है कौन, राम शाह बुंदेला बनता है, कोई खास बातें नहीं रहती है। मधुकर शाह के ज्येष्ठ पुत्र राम शाह जो है 1592 में शासक बने और अपने भाई वीर सिंह बुंदेला को जो है दतिया की जो है छोटी बड़ौनी का जागीर दे दी। वीर सिंह देव के अत्यधिक विद्रोही स्वभाव के कारण जो है राम साहब पूरे शासनकाल में ओरछा को मुगलों के निरंतर आक्रमण झेलने पड़े। ठीक है, तो वीर सिंह जो है थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति था और लगातार क्या करता रहता था, अपने राज्य को जो है जो भी पड़ोस में होता, जैसे होता है ना कभी कभी खेतों में भी देखते होगे भाई, बगल वाला जो खेत का वाला होता है ना, अपना खेत बढ़ा बढ़ा करके क्या कर देता है, पूरा खेत खा जाता है। वैसे ही जो है वीर सिंह देव भी था
कि जो है जो भी बगल में राज्य होते थे तो आसपास में जैसे ही मौका देखता तो हड़प लेता था। तो इस स्वभाव के कारण जो है लगातार मुगलों के आक्रमण होते रहते थे। लेकिन चलिएगा, वीर सिंह के बाद में जो है कौन है, सॉरी, राम शाह के बाद में कौन है, वीर सिंह जो बुंदेला है। और ये जो बुंदेला है तो इसकी खास बात है कि जहांगीर से क्या थी, ये बड़ी मित्रता थी। क्या थी, जहांगीर से जो है बहुत इसकी जो है फ्रेंडशिप थी, जहांगीर से मित्रता थी। और वीर सिंह बुंदेला जो है अकबर के समय का था, परंतु आगे चल करके जो है अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में ही। और जब शासक बनता है तो ये जहांगीर के समकालीन था, क्योंकि मित्रता थी तो जहांगीर ने पूरी से फ्रीडम दे दी कि जाओ भाई, जो करना है, जो दिल करे वही करो। चलिएगा, इनके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वीर सिंह देव का नाम जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। राम शाह के बाद में 1605 ईस्वी में वीर सिंह देव बुंदेला जो है ओरछा के सर्वाधिक प्रतापी और प्रभावशाली शासक बने। मुगलों के साथ में इनके संबंध देखिएगा, सत्ता प्राप्ति। जागीरदार, जागीरदार ये कहाँ के थे, छोटी बड़ौनी के जागीरदार थे। छोटी बड़ौनी कहाँ पड़ती है, दतिया क्षेत्र में पड़ती है। जागीरदार रहते हुए इन्होंने मुगल थानों पर जो है क्या कर लिए, कब्जा किए। 1601 ईस्वी में इनका संपर्क अकबर के विद्रोही पुत्र शहजादे सलीम, जिसे हम क्या कहते हैं, जहांगीर कहते हैं, ठीक है, जहांगीर कहते हैं, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से क्या हुआ था, ये पुत्र हुआ था। इसलिए शहजादा इनको क्या कहा गया था, सलीम कहा गया था। शेख सलीम चिश्ती जानते हैं ना, सूफी संत थे एक ये, तो इन्हीं को जहांगीर कहा गया। तो इनका संपर्क जो है 1601 में होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा मुगलों के साथ में संबंध में, तो कि जहांगीर से क्या होता, संपर्क होता, दोनों क्या बन जाते हैं, बहुत खतरनाक दोस्त बन जाते हैं, साथ में बढ़िया क्या करते थे, पैक लगाते थे। अब अबुल फजल की जो क्या करते हैं, हत्या करते हैं। दरअसल जहांगीर जो है अकबर के खिलाफ विद्रोह कर चुका था, और अकबर जो है क्या करता था, जहांगीर के जो है पुत्र को शासक बना रहा था। और दूसरी तरफ अकबर ने क्या किया, अबुल फजल को भेजा, इलाहाबाद के लिए भेजा। किसके लिए भेजा, इलाहाबाद भेजा, कि जाओ वहां से जो है से लेकर के आओ, क्योंकि पता चला था कि जहांगीर जो है इलाहाबाद में है। और अबुल फजल को सेना के साथ में भेजा कि जाइए, अगर मन से मान जाए तो उठा लाइए, अन्यथा जो है बंदी बना करके लाइएगा। तो फिर जैसे ही ये बात पता चलती है जहांगीर को, तो जहांगीर इलाहाबाद से भाग करके कहाँ जाता है, वीर सिंह बुंदेला के पास में जाता है। क्या कहता है कि भाई साहब, जो संकट के समय साथ दे वही असली क्या होता है, मित्र होता है। वीर सिंह बुंदेला ने कहा डोंट वेरी। तो वीर सिंह बुंदेला जो है अपनी सेना लेकर के जाता है और अबुल फजल को रास्ते में छीन लेता है। और 9 अगस्त 1602 को जो है नरवर आंतरी के मध्य में, यानी कि शिवपुरी के आसपास जो है क्या कर देता है कि मध्य सराय बाजार नामक स्थान पर क्या कर देता है, इनको जो है सीधा सीताराम कर देता है, यानी कि जान से मार देता है अबुल फजल को। सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने दक्षिण से आगरा लौट रहे अकबर के नौरतन और प्रधानमंत्री अबुल फजल की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और 1602 में जो है नरवर आतरी के मध्य में जो है सराय बाजार नामक स्थान पर क्या हो जाती है, इनको निपटारा हो जाता है। अक्टूबर 1605 में जब सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा तो उसने सार्वजनिक रूप से माना कि उसे सत्ता वीर सिंह के सहयोग से मिली हुई है। जहांगीर ने राम साहब को चंदेरी भेज दिया। जो राम साहब बुंदेला था, वीर सिंह बुंदेला का बड़ा भाई, उसको कहाँ भेज दिया, चंदेरी भेज दिया। और संपूर्ण बुंदेलखंड की सत्ता किसको सौंप दी, इनको सौंप दी। क्योंकि जहांगीर कहीं ना कहीं भाई जलता था किसके, अकबर के जो भी लोग थे, चाहे वो मान सिंह हो, चाहे वो, ठीक है, चाहे वो और कोई हो, तो उन सबको क्या कर दिया, उनके प्रभाव को कम करने के लिए वीर सिंह को, बुंदेला को एक बड़ा मनसब प्रदान किया। और खासतौर से नूरजहाँ आ चुकी थी ना, तो नूरजहाँ के पूरे परिवार को जो है क्या किया, अपने शासन में जो है भागीदारी बनाया, और वीर सिंह को जो है बड़ा मनसब प्रदान किया था। तो ये जो है क्या है, इनके मुगलों के साथ में संबंध है कि जहांगीर से मित्रता हो जाएगी, अबुल फजल की हत्या हो जाएगी, और शासक बनने के बाद संपूर्ण बुंदेलखंड पर वीर सिंह बुंदेला का क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। चलिएगा, वीर सिंह बुंदेला ने जो है कुछ स्थापत्य बनवाए हुए थे, किला महल बनवाए हुए थे। वीर सिंह बुंदेला ने जो है बुंदेली स्थापत्य शैली को जन्म दिया, जो मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आप क्या लिखें, ओरछा की कोई स्थापत्य लिखें, और खासतौर से वीर सिंह बुंदेला के, चाहे जहांगीर महल हो, चाहे जो भी इनके किले हों, उनका वर्णन करें, तो एक पॉइंट ये जरूर डाल दिया करिएगा कि जो ये महल किला बना हुआ है इसकी शैली क्या है, और शैली में क्या लिख दिए, सिर्फ बुंदेली स्थापत्य शैली। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं उसकी जगह पर मुगल राजपूत स्थापत्य शैली।
क्योंकि बुंदेला कौन थे? राजपूत थे, और मुगल जो है उनका भी प्रभाव था। जहांगीर महल कई बार जो है पूछ जाता है। जहांगीर महल मध्य प्रदेश में कई जगह पर भी है, ओरछा में है, ग्वालियर में भी है। तो जहांगीर महल जो है ओरछा में जहांगीर के स्वागत हेतु जो है ये निर्मित महल है और बुंदेली स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। केशव राय मंदिर किसने बनवाया था? ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था? आपके वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया। इसका निर्माण करवाया जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है? उत्कृष्ट है। अन्य दुर्ग जो बनवाए, शिवपुरी की ऊंची पहाड़ी पर जो है करैरा का किला बनवाया। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। सागर में जो है इन्होंने धमोनी का किला बनवाया तथा झांसी के ऐतिहासिक भव्य जीर्णोद्धार करवाया। इसके अलावा दतिया के किले का भी निर्माण करवाया। दतिया में जो कौन सा है? सतखंडा महल है। कौन सा महल है? सतखंडा महल जो है, 7 खंड का जो महल है वो किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। इसके 3 खंड क्या हैं? जमीन के अंदर हैं, और 4 खंड क्या हैं? जमीन के बाहर हैं। ठीक है। दतिया का किला भी जो है इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है? वीर सिंह बुंदेला की स्थापत्य है। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये जो 10 नंबर का प्रश्न है कि वीर सिंह देव जो बुंदेला हैं उनका मुगलों के साथ संबंध तथा स्थापत्य कला में योगदान का जो है विस्तृत विवरण जो है आपको क्या करना है? देना है। तो देख सकते हैं कि वीर सिंह बुंदेला जो 1605 से 1627 तक शासन करते हैं, बुंदेलखंड के इतिहास के सर्वाधिक प्रभावशाली शासक थे। और उनके योगदान को 2 मुख्य भागों में देख सकते हैं। एक मुगलों के साथ संबंध यानी कि राजनीतिक आयाम हो जाएगा ये, और एक स्थापत्य में योगदान जो है आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसके अलावा परिचय को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि शुरुआत में जो है ये राम साहब बुंदेला के छोटे भाई के रूप में क्या हुए थे? दतिया के अंतर्गत छोटी बड़ौनी नामक है स्थान के जो है जागीरदार हुआ करते थे, और बाद में जो है क्या बने? जहांगीर से मित्रता के बाद और जहांगीर के शासक बनने के बाद में जो है क्या बने? एक प्रभावशाली शासक बने। क्यों? क्योंकि जहांगीर भाई मित्रता संपूर्ण बुंदेलखंड पर अधिकार हो गया इनका। तो सलीम से इन्होंने मित्रता की, अबुल फजल की हत्या की, चरम उत्कर्ष हुआ जहांगीर के समय पर। और स्थापत्य कला में योगदान जो इन्होंने दिया वो ये है कि बुंदेली स्थापत्य शैली को जो इन्होंने क्या दिया? जन्म दिया। और चाहे वो ओरछा का जहांगीर महल हो, चाहे वो धार्मिक निर्माण में हो, भव्य मंदिर और वास्तुकला हो, केशवराय मंदिर, सैन्य व प्रादेशिक सुरक्षा में सागर का किला, धमोनी सागर में जो धमोनी किले का निर्माण करवाया, शिवपुरी पहाड़ी पर करैरा किला, इसके अलावा झांसी के सुप्रसिद्ध किले का जो है जीर्णोद्धार करवाया। इसके अलावा भी देख सकते हैं आप दतिया का किला हो जाएगा, सतखंडा महल हो जाएगा। ठीक है। ये सब किसके द्वारा बनवाए गए थे? वीर सिंह देव द्वारा जो है बनवाए गए थे। तो इनकी क्या कर सकते हैं? थोड़ी हेडिंग बना बना कर क्या है लिख सकते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। मूल कंटेंट इतना है। निष्कर्ष, वीर सिंह देव का जो है काल बुंदेलखंड के राजनैतिक गौरव और सांस्कृतिक उत्कर्ष का जो है स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? अभी देखिएगा, ये ओरछा राजवंश कंप्लीट नहीं हुआ। ओरछा के राजवंशों में अभी हम कहाँ तक आए हुए हैं? ये जहांगीर के शासनकाल तक आए हुए हैं। ठीक है। जहांगीर के समय तक आए हुए हैं, और हम आपको ओरछा की जो है रियासत के अंतर्गत कहाँ तक लेकर के जाएंगे? आज़ादी तक लेकर के जाएंगे। कहाँ तक लेकर के जाएंगे? आज़ादी तक लेकर के जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि मुगलों का बाद में जो है शाहजहाँ के समय पर जो है क्या स्थिति थी? शाहजहाँ के समय पर यहाँ का शासक कौन था? हम देखेंगे। औरंगजेब के समय पर जो है बुंदेलखंड का शासक कौन था? औरंगजेब के समय पर यहाँ का शासक कौन था वो देखेंगे। और फिर इसके बाद में जो है जो मतलब उत्तरवर्ती मुगल शासक रहे तो उस समय पर कौन था? फिर जो है मराठों के समय पर बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी, और फिर अंग्रेजों के समय पर बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी। तो इनकी जो है ओरछा के संदर्भ में सभी को चर्चा करेंगे। और कल जो है हमारा क्या होगा? ओरछा रियासत का जो है भाग 2 होगा। भाग 2 होगा और उसमें क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद में जो है हम अन्य रियासतें जैसे पन्ना राज्य की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, चंपत राय बुंदेला और छत्रसाल बुंदेला की जो चर्चा करेंगे उनको देखेंगे। चलिएगा, आज की क्लास प्रधारित जो प्रीलिम्स के लिए और अन्य एग्जाम जो एमपी जीके के संदर्भ में है उनके लिए एमसीक्यू लगा लेते हैं। अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप ध्यानपूर्वक इनको देखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड की नवीन राजधानी ओरछा की जो है नींव रुद्र प्रताप बुंदेला ने किस तिथि को रखी थी? तो आपको पता है कि 3 अप्रैल 1531 को जो है यह रखी गई थी। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस पंक्ति जो है मध्यकाल की किस रियासत की सीमाओं को प्रदर्शित करती है? तो आप क्या बताएंगे? बुंदेलखंड की जो है रियासत को क्या करती है? संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि बुंदेला शासकों
का जो है ऐतिहासिक मूल वंश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो क्या कहेंगे आप, जो है गहिरवार वंश को जो है क्या माना जाता है, मूल वंश माना जाता है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड के किस प्रसिद्ध दुर्ग पर जो है आक्रमण के दौरान जो है शेरशाह सूरी क्या हुई थी, डेथ हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? कलिंजर के किले पर जो आक्रमण कर रहा था और वो जो उक्का नाम का यंत्र था, उक्का नामक यंत्र फट जाने के कारण इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि इतिहास में जो है प्रसिद्ध तीनकुरी के ठाकुरों के त्रिपक्षीय गठजोड़ में जो है कौन शामिल नहीं था? तो तीनकुरी के ठाकुर जो थे, एक तरफ थे सोहनपाल दयापाल और एक तरफ थे पवाया के पुण्यपाल और एक मुकुटमणि धंधेरा थे। तो बुंदेला ठाकुर, परमार ठाकुर, खंगार ठाकुर, तो इसमें जो है खंगार ठाकुर जो है शामिल नहीं थे, बल्कि इनके खंगार जो थे उनके विरुद्ध में जो क्या किया गया था, ये संगठन जो है बनाया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि ओरछा स्थित सुप्रसिद्ध दुर्ग परकोटा राज मंदिर रानी महल का निर्माण जो है किस बुंदेला शासक द्वारा करवाया गया था? तो आप क्या कहेंगे? भारती चंद द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि किस बुंदेला शासक को उनके माथे पर विशिष्ट धार्मिक तिलक धारण करने का मधुकर शाही तिलक के नाम से जाना जाता है? तो कौन हो जाएगा आपका? मधुकर शाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि वीर सिंह देव बुंदेला ने जो है शहजादे सलीम के आदेश पर अकबर के नौरत्न अबुल फजल की हत्या किस स्थान पर की हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? नरवर आतरी के मध्य में जो है सराय बाजार में की हुई थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि सागर स्थित धमोनी के किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप क्या कहेंगे? धमोनी का किला, ध्यान रखिएगा, वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा। अब देखिएगा कई बार जो हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, कई क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि धमोनी उर्स कहाँ लगता है। ठीक है, धमोनी उर्स, उर्स का मतलब होता है मेला, तो धमोनी उर्स कहाँ लगता है? तो अगर आपको ये पता है कि धमोनी किला कहाँ, तो आप आसानी से बता देते हैं। तो कई बार चीज़ें जो है एक चीज़ न पता हो दूसरी पता हो तब भी जो उत्तर निकल आता है। अगला प्रश्न है बुंदेली स्थापत्य शैली मुख्य रूप से किन दो स्थापत्य शैलियों का जो है मिश्रण मानी जाती है? तो आप क्या कहेंगे? मुगल और राजपूत शैली का जो है मिश्रण मानी जाती है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, हमारे बुंदेलखंड की ओरछा रियासत के अंतर्गत जो है प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप जो है यहाँ पर क्या लिखिएगा, कुछ प्रश्न लिखिएगा और उन प्रश्नों का जो है मेंस के लिए जो है आपको लिखना है। ये जो है मेंस के लिए 2 मार्कर के प्रश्न हो जाएंगे और इस 2 मार्कर में लिखना है आपको। एक प्रश्न हो जाएगा आपका तीनकुरी के ठाकुर, तीनकुरी के ठाकुर। दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपका ओरछा दुर्ग, ओरछा दुर्ग। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, ठीक है, ओरछा दुर्ग, तीनकुरी के ठाकुर हो जाएंगे और एक ओरछा दुर्ग हो जाएगा। एक और आप लिख सकते हैं कि चलिएगा सोहन पाल लिख लीजिएगा, सोहन पाल। अब जो है आपको एक प्रश्न लिखना है 7 नंबर में और 7 नंबर में प्रश्न है कि ओरछा तथा मुगल संबंधों पर चर्चा कीजिएगा, संबंधों पर चर्चा कीजिएगा कि जो ओरछा रियासत थी उसका मुगलों के साथ में कैसा संबंध था। तो आपको बताना है, हालांकि अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन जहाँ तक कंप्लीट हुई है वहाँ तक लिख दीजिएगा। जैसे हमने देखा कि ओरछा रियासत के अंतर्गत बाबर के समय की तो कोई घटना नहीं है यहाँ की, ठीक है, बाबर के समय की कोई विशेष घटना नहीं है। हुमायूं के समय की जो है घटना क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। शेरशाह के समय की जो है घटना का जिक्र कर सकते हैं। अकबर के समय की घटना का जिक्र कर सकते हैं और जहांगीर के समय की घटना का जिक्र कर सकते हैं। बताइएगा कि यहाँ इनके समय पर जो है यहाँ का शासक कौन था, इनके समय पर जो है यहाँ का शासक कौन था, इनके समय पर कौन था और क्या क्या जो है कुछ कार्य हुए हैं, तो इनसे क्या कर दीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, बाकी जब पूरा प्रश्न हो जाएगा मतलब पूरी रियासत हो जाएगी तो यहाँ पर से 11 नंबर का प्रश्न भी जो है बन जाएगा। ध्यान रखना ये प्रश्न जो है मेंस में पूछा जाता है। अब देखेंगे तो
अभी देखेंगे कि प्रश्न पूछा गया था MPPSC मेंस में 11 नंबर का कि मुगल सिख संबंधों पर जो है क्या कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा। ये प्रश्न आ चुका है। मुगल सिख संबंधों पर प्रश्न आ चुका है। मुगल और मुगल सिख संबंध आ चुके हैं। मुगलों का जो है अहोम राज्य से जो है क्या क्या मतलब कैसा संबंध था, कैसे कैसे आक्रमण हुए, ये आ चुका है। तो ठीक है, तो हमें तैयार रहना चाहिए सभी उनकी प्रकृति के आधार पर ही मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न जो है तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो है ये मुगल और ओरछा रियासत से कैसे संबंध थे, क्योंकि अच्छे खासे जो है संबंध थे ओरछा रियासत से, आप जो उन पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। 11 नंबर में जो है प्रश्न हो सकता है। तो अभी 7 नंबर में दे रहा हूँ, बाद में 11 नंबर में। चलिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा, जो भी ये यहाँ पर है ये सब लिखा हुआ है, PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम के साथ साथ में जो है व्हाट्सअप ग्रुप पर भी मिल जाएगा, अगर आप जुड़े हुए हैं। अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग में भाग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप पर जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।